हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। मैं अंकुर कुमार, आपका दोस्त एंड होस्ट, आपकी साइंस की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं। आपको जनरल साइंस के बारे में जो ऑल द कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत अच्छा वेटेज रखती है साइंस, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे और जो भी हमारे लेक्चर्स होंगे उनको पढ़ेंगे। तो साइंस में मैं साइंस पे बात करूं उससे पहले मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताना चाहता हूं। यूट्यूब चैनल का नाम है गोल, गोइंग ऑनलाइन एज लर्नर। ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहां पर आपको इंग्लिश की क्लासेस मिलेंगी, प्रॉपर साइंस की क्लासेस मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आपको ये दोनों कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मिलेगा। इसके साथ साथ फिजिक्स की क्लासें भी आपको मिलेंगी। जो स्कूल एकेडमिक्स के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आज इस लॉकडाउन की सिचुएशन में घर बैठे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे, तो उनको फिजिक्स की क्लासें भी मिलेंगी। तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस के बारे में कि जनरल साइंस ऑल द कंपटीशन एग्जाम्स में किस तरीके से आती है, कितना क्या इनका वेटेज होता है और साइंस में कौन कौन सी कैटेगरीज में इनको बांटा गया है, उन सब के बारे में जानेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात आती है साइंस की। जनरल साइंस आती है, ये जनरल साइंस बोलते हैं इसको। ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत अच्छा वेटेज रखती है। ऑलमोस्ट अगर किसी कंपटीशन एग्जाम में मैथ्स, साइंस, जीके और इसके अलावा इंग्लिश ये रहती है, तो वहां पर इन चार सब्जेक्ट्स में 25% का वेटेज जनरल साइंस का होता है। अगर हम बात करें जनरल साइंस की, तो साइंस को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहली आती है फिजिक्स। फिजिक्स साइंस का एक पार्ट है। इसके बाद में आती है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री फिजिक्स, केमिस्ट्री। इसके बाद में देखें तो हम बायोलॉजी, और बायोलॉजी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बायोलॉजी में एक तो होती है जूलॉजी पोर्शन अपना, और जूलॉजी के अलावा दूसरा जो पोर्शन होता है वो हमारा होता है बॉटनी, बॉटनी का होता है। इन सब के बारे में बताऊंगा मैं आपको कि कौन से सब्जेक्ट में किस तरह की स्टडी की जाती है साइंस में, और किस तरीके से हम क्वेश्चन को हैंडल करें, और हमारा जो टारगेट रहेगा क्वेश्चन को हिट करने का तरीका क्या होगा, किस तरीके से हम इन साइंस पोर्शन को रिमेंबर कर सकते हैं। मैं ये समझ सकता हूं कि बहुत सारे जो आर्ट्स एंड कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम्स आती है साइंस में। प्रॉब्लम ये आती है कि उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो याद नहीं कर पाते इनको। तो रटने वाला सिस्टम नहीं रखना है। साइंस है वो एक समझने के लिए होती है, और समझोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से साइंस पे कमांड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने 10th लेवल तक तो पढ़ी है साइंस, उसके बाद में तो थोड़ा इधर उधर हुआ है कि हमने आर्ट्स लिया, कॉमर्स ली, तो वहां पर नहीं देख पाए। लेकिन कंपटीशन लेवल पे साइंस बहुत अच्छी तरीके से, वही 10th लेवल, थोड़ा सा हम लेवल उसको इंक्रीज करेंगे, क्वेश्चन को घुमा के भी देखेंगे, तो यहाँ पे हर एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तीन तो मेजर पोर्शन ये रखते हैं। इसके बाद में साइंस में आती है, वो होती है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर होती है वो कई कंपटीशन एग्जाम में बहुत अच्छा वेटेज रखता है। कृषि विज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सीड्स, खरपतवार क्या होते हैं, वीट क्या होते हैं, बीज की उन्नत किस्में, फसलों की किस्में, इनके बारे में। ठीक है, कॉटन, बीटी कॉटन क्या होता है, ये जो कॉटन होता है ना, कपास, उसकी जो अलग अलग बेहतरीन किस्में होती है उनके बारे में, ये सारे एग्रीकल्चर, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद में आता है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं इसको, और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, वो एक साइंस का ही पोर्शन होता है। तो ये 5 मेजर पोर्शन है इसमें। इसके बाद में आता है एक स्पेस टेक्नोलॉजी, यानी स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। स्पेस मतलब हमारी जो अंतरिक्ष विज्ञान है, स्पेस साइंस के बारे में देखेंगे। तो ये भी इसी में आती है, जिनमें साइंटिस्ट, किस साइंटिस्ट ने क्या खोज करी है। तो जनरली अगर हम देखें साइंस का पोर्शन, तो हमारे साइंस के पोर्शन में ये 6 रहते हैं। फिजिक्स होता है, इसमें हम भौतिक विज्ञान, इंग्लिश हिंदी में बोले तो इसको भौतिक विज्ञान बोलते हैं। यहां पर हम ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और तरंगे, विद्युत के बारे में, इन चुंबक के बारे में, तो ये सारी जो भी स्टडी होगी वो फिजिक्स में की जाती है। फिजिक्स में बहुत अच्छा पोर्शन इसका आ जाता है। फिर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में हम आवर्त सारणी, कार्बन, नाइट्रोजन, इन सब के क्या यूजेज होते हैं, किस तरीके से ये बनते हैं, कौन सी गैस कहां बनती है, कौन सा केमिकल कहां पे काम में आता है, तो वो केमिस्ट्री की स्टडी होती है। केमिस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से, बहुत इजी वे में, ये इसको हम एक अलग सेपरेट बनाकर, सेपरेट साइंस में बनाकर इसके चैप्टर्स को अगर अलग से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस हो जाएगा। बायोलॉजी को पोर्शन आता है, इसमें 2 होती है बायोलॉजी में। एक होती है जंतु विज्ञान, ये होती है जंतु विज्ञान, और जो बॉटनी होती है वो होती है वनस्पति विज्ञान, ये होती है वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान में हम जंतुओं, मनुष्यों और
जीवित प्राणियों से रिलेटेड स्टडी करेंगे। किसमें? जूलॉजी में, जो जीवित प्राणी हैं उनके बारे में। अब बात आती है बॉटनी की, तो बॉटनी में वनस्पति मतलब पेड़ पौधों से संबंधित जो भी अध्ययन किया जाता है, इनके जैसे गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या होता है, टमाटर का वनस्पतिक नाम क्या है, ट्रेटिगम एस्टिवम, ये इस तरीके से बहुत सारे हैं ना, सोलेरम मेलोंजिना जो कि आम का नाम होता है वनस्पतिक नाम, तो इन सबको हम डिस्कस करेंगे। ट्रेटिगम एस्टिवम होता है वो गेहूं का होता है। अब ये बॉटनी में आता है क्योंकि बॉटनी का भी बहुत अच्छा पोर्शन, एक आधा क्वेश्चन निकल के आ जाता है। एग्रीकल्चर मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आजकल कंपटीशन में इसका सबसे बड़ा रोल होता है, और ये मान के चलो कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन की सिचुएशन में अगर हम स्टडी भी कर रहे हैं तो हम आज का जो हम मोबाइल पे वीडियोस लेक्चर देख रहे हैं या फिर कंप्यूटर पे देख रहे हैं, तो ये सारे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और इसका बहुत अच्छा पोर्शन है, इसका नॉलेज बहुत जरूरी है। हर एक स्टूडेंट्स को कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जो फ्यूचर हमारा स्टडी होगी वो कंप्यूटर बेस्ड होने वाली है, ये समझ के चलना, क्योंकि हमारी जो भारत की शिक्षा नीति है उसमें जल्द ही सुधार किया जाएगा, और सुधार करने पर हमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। तो इससे रिलेटेड हम स्टडी करेंगे। स्पेस साइंस मतलब अंतरिक्ष के बारे में पढ़ेंगे। अंतरिक्ष में कौन कौन सी घटनाएं होती है, ब्रह्मांड में क्या है, कौन कौन सी गैलेक्सीज है, कहां से क्या आती है, सौर ऊर्जा, शनि, मंगल, ये सारे ग्रह हैं, इनके वेग, गति, मतलब ग्रेविटेशन, पूरा गुरुत्वाकर्षण के बारे में देखेंगे। वो स्पेस साइंस के बारे में जानेंगे, कौन से साइंटिस्ट ने किसकी खोज की। तो ये हमारा जनरल साइंस का पोर्शन रहेगा। अब यहां पर बात करते हैं, मैं स्टार्ट करूंगा क्योंकि मुझे स्कूल एकेडमिक्स में लिए भी फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट करनी है, और जनरल साइंस में जो सबसे टफेस्ट पोर्शन होता है वो स्टूडेंट्स आपको फिजिक्स लगता होगा, क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है कि क्वेश्चन बनते नहीं है, इनको याद कैसे रखें, किस तरीके से लगाएं, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम, जैसे हम बात करें एलडीसी की बात करें, पटवार की बात करें, या फिर कोई भी और कंपटीशन एसएससी सीजीएल लेवल की बात करें, एसएससी सीएचएसएल की बात करें, तो इनमें कई बार थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन के साथ साथ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि फिजिक्स में बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड नहीं होता है, ये हमें आईक्यू इसमें यूज करना होगा, और आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो वहां से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूं वो फिजिक्स का ही पोर्शन स्टार्ट कर रहा हूं। हम एक एक के बारे में सबको पढ़ेंगे। हमारी ऑनलाइन क्लास है आज के बाद में रेगुलर रहेंगी, तो आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल गोल से जुड़े रहिए। फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट करूंगा मैं। तो यहां पर इस पहली क्लास में फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, और फिजिक्स में भी मैं आपको एक इजी सा टॉपिक लूंगा ताकि आप मुझसे कनेक्ट हो पाए। वो रहेगा हमारा ऑप्टिक्स, जिसको बोलते हैं प्रकाशिकी। हिंदी में बात करूं तो इसको बोलते हैं हम प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स होता है। अगर मैं और भी सिंपल भाषा में आपको बताऊं कि ऑप्टिक्स क्या है, तो ऑप्टिक्स है वो लेंस, दर्पण, किस तरह से इनके प्रतिबिंब बनते हैं, हमारी डेली लाइफ में क्या यूजेज होते हैं इनके, प्रिज्म क्या होता है, प्रकाश की स्टडी किस तरह से की जाएगी, प्रकाश की प्रकृति को कैसे समझा जाता है, तो इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे, वो ऑप्टिक्स में देखेंगे। ये 2 या 3 लेक्चर का टॉपिक होगा, हम इसको डिटेल से लेंगे, काफी मतलब डीपली जाके इनके क्वेश्चंस क्या हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लूंगा हर लेक्चर के साथ में, ठीक है। हर लेक्चर में और हर टॉपिक के साथ में हम बहुत ज्यादा गहनता से अध्ययन करेंगे, किस तरह के कंपटीशन लेवल में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पटवार में कैसे आते हैं, एलडीसी में कैसे आते हैं, राजस्थान पुलिस जो कि आने वाला है उसमें, या फिर और कोई। यहां पे मैं एक स्पेसिफिक एग्जाम की बात नहीं कर रहा, क्योंकि साइंस का पोर्शन है वो ऑल ओवर द एग्जाम बहुत अच्छा रहने वाला है, तो इसमें बात करेंगे ऑप्टिक्स पे। तो हमारे लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं, ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे, और यहां पे एक एक इनको सारे के सारे जितने भी ब्रांचेज है साइंस की इनको डिस्कस करते जाएंगे। तो आप देखिए आगे स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्टिक्स से। देखो ऑप्टिक्स में किसके बारे में पढ़ेंगे, हम प्रकाश के बारे में। प्रकाश इंग्लिश में बोलते हैं इसको लाइट, क्लियर है, प्रकाश। अब प्रकाश होता क्या है, सबसे पहली बात तो सबसे पहली बात हम बात करेंगे कि प्रकाश है वो ऊर्जा का ही एक रूप होता है। क्या होता है, ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ऊर्जा का ही एक रूप है। अब यहां पर समझ में आ रही है कि ऊर्जा है, ये प्रकाश है वो एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा। जैसे हम बात करते हैं बहुत सारी ऊर्जा, कौन कौन सी ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा,
उष्मा ऊर्जा, तो यांत्रिक कार्य जो भी करते हैं ये सारी बहुत सारी ऊर्जाएं होती है। यांत्रिक ऊर्जा बोले, गतिज ऊर्जा बोले, स्थितिज ऊर्जा बोले। वैसे ही प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है, तो ये ऊर्जा का एक रूप होता है। अब यहां पे वर्ड आ गया ऊर्जा। ऊर्जा का नाम आते ही फिजिक्स के बारे में हमने 10th या 9th क्लास में पढ़ा है कि कार्य करने की दर ही क्या कहलाती है, ऊर्जा। अगर मैं बात करूं ऊर्जा की डेफिनेशन तो क्या होती है, कार्य करने की दर, इसे बोलते हैं ऊर्जा। अब यहां पर देखो फिजिक्स और मैथ्स में डिफरेंस क्या है उस पर बात करेंगे। अगर मैथ्स पढ़ रहे हैं वहां पे दर नाम आ जाता है, तो बट्टे में क्या लगता है, 100 दर। आप सिंपल इंटरेस्ट और वो निकालते हो ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वहां पर दर नाम आते ही परसेंटेज में होती है, और परसेंटेज हटाने के लिए वहां पे क्या लगाते हो, नीचे डिनोमिनेटर बट्टे में 100 लगा देते हो। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो और फिजिक्स में कहीं पर भी दर नाम आ गया, तो दर का मतलब क्या होता है, समय के सापेक्ष। दर का मतलब क्या होगा कि वो कोई भी भौतिक राशि ली गई है वो किसके सापेक्ष ली गई है, समय के सापेक्ष। इसका मतलब क्या होगा कि बट्टे में क्या आएगा, बट्टे में हमेशा समय आएगा, टाइम, और टाइम को किससे लिखते हैं, टी से लिखते हैं। क्लियर है। फिजिक्स में जब भी बात करेंगे दर नाम आते ही क्या होगा, बट्टे में क्या आएगा, समय आएगा। तो देखो सबसे पहले ऊर्जा, एनर्जी इंग्लिश में बोले, एनर्जी को लिखते हैं ई से, तो ई इज इक्वल्स टू कार्य करने की दर। किसकी दर, कार्य, और कार्य को क्या लिखते हैं, वर्क, WOR के वर्क से लिखा जाता है। तो ऊपर क्या लिख दूं मैं, W अपॉन, देखो दर नाम आते ही बट्टे में क्या लगता है, समय, तो W अपॉन T, ये क्या होता है, ऊर्जा। अगर मैं बात करूं ऊर्जा की डेफिनेशन की, तो ऊर्जा क्या होगी, कार्य बटा समय। अगर हिंदी में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, कार्य करने की दर कार्य बटा समय ही क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है, एनर्जी। क्लियर है। अब यहां पर ये ऊर्जा है वो एक प्रकार की प्रकाश ऊर्जा है, वो भी ऊर्जा का ही एक रूप है। अब यहां पे प्रकाश ऊर्जा है, तो क्या प्रकाश ऊर्जा को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ये फॉर्मूला प्रकाश ऊर्जा के लिए लगाया जा सकता है, नहीं। अब यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऊर्जा को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ऊर्जा को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक तो कि किसी निश्चित समय के लिए किया गया कार्य, किसी निश्चित समय में जो कार्य किया जाता है वही कार्य 1 सेकंड में किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा, ऊर्जा। तो देखो यहां पे अगर मान लो आप समय को 1 सेकंड ले लो, समय की वैल्यू कितनी लेनी है अपने, 1 सेकंड, तो 1 सेकंड ली तो कार्य में 1 का भाग दे दो, कार्य बटा 1 बराबर क्या हो जाएगी, ऊर्जा। इसका मतलब किसी भी संख्या में 1 का भाग दोगे तो वही आएगी। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, कार्य ही किसके बराबर होगा, ऊर्जा के बराबर। 1 सेकंड में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, ऊर्जा कहलाती है। क्लियर है। तो मैं यहां से ऐसे कह सकता हूं कि कार्य ही क्या है, ऊर्जा। कार्य एक प्रकार की ऊर्जा होती है और ऊर्जा ही क्या है, एक प्रकार का कार्य। अब यहां पर देखो कार्य करना कैसे, कि किसी वस्तु को हम धक्का लगाकर खिसकाएं तो हमें काम करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, और कितने समय के लिए किया गया है उस समय के सापेक्ष वो कार्य क्या बन जाएगा, ऊर्जा। क्लियर है। लेकिन प्रकाश में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रकाश ऊर्जा वो तरंग के रूप में होती है, तरंग जाती है ना। अब प्रकाश ऊर्जा है वो तरंग के रूप में निकलेगी। जैसे यहां पे एक बल्ब जल रहा है, बल्ब है या कोई भी लाइट है, सूर्य मान लो, सूर्य से प्रकाश तरंगे निकल रही है, तो प्रकाश वो तरंगों के रूप में आ रहा है। तो प्रकाश किस रूप में आएगा, तरंग के रूप में। और प्रकाश तरंगे होती है वो कौन सी तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ प्रकृति की तरंगे होती हैं, जिनको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है और इनकी प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति। अब देखो यहां पे और भी बताना चाहूंगा मैं, तरंगे होती है वो 2 प्रकार की होती हैं, 3 तरंगे होती है, वो जनरली हम 2 लेते हैं, लेकिन होती 3 प्रकार की तरंगे। कौन कौन सी है, यहां पे तरंगों की बात करें तो तरंगे वो 3 प्रकार में कौन कौन सी आती है। पहले आती है यांत्रिक तरंगे। कौन सी तरंगे आएगी, यांत्रिक तरंगे। दूसरी बात करें तो दूसरी तरंगे होती है वो कौन सी होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। और जो तीसरी तरंगे होती है वो होती है द्रव्य तरंगे, जिनको मैटर वेव्स भी बोलते हैं, पदार्थ की तरंगे। क्या कौन सी तरंगे होती है, द्रव्य तरंगे। द्रव्य को पदार्थ बोला जाता है, ये द्रव नहीं है, लिक्विड नहीं है, ये द्रव्य है, मैटर, पदार्थ। ये 3 प्रकार की तरंगे। इन तीनों तरंगों में ये वाली जो तरंगे होती है यांत्रिक तरंगे, वो दोनों प्रकृति की होती है, अनुदैर्ध्य भी होती है, अनुप्रस्थ भी होती है।
अब इनकी प्रकृति अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ किस आधार पर डिसाइड करते हैं। एक तो अनुदैर्ध्य प्रकृति होती है और दूसरी कौन सी होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति। तो ये इनके बारे में मैं आपको जब तरंग पढ़ाऊंगा, तरंग गति के बारे में पढ़ेंगे, तब डिटेल से डिस्कस करूंगा कि अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ क्या होती है। लेकिन यहां पर हमें प्रकाश के बारे में जानना है, तो आप एक बात नोट कर लीजिए कि प्रकाश तरंगे होती है वो कौन सी तरंगे होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। और विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति हमेशा कौन सी होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। क्लियर है। अनुप्रस्थ प्रकृति होती कैसे है, तरंग गति में पढ़ेंगे, मैं आपको डिस्कस करूंगा, तब आपको बता दूंगा कि मैंने प्रकाश तरंगों में ये बताया था। ये होता है प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। और कौन सी तरंगे होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। अब हम बात करें कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति तो अनुप्रस्थ और प्रकाश तरंगे ऐसी ही होती है। क्या प्रकाश की प्रकृति तरंग ही होती है? यहां पे एक क्वेश्चन आता है, क्या प्रकाश की प्रकृति तरंग प्रकृति होती है? नहीं, प्रकाश की प्रकृति दोहरी प्रकृति होती है, तरंग भी होती है और कणीय भी होती है। तो दोनों के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से प्रकाश की प्रकृति को समझाया गया और प्रकाश की प्रकृति को समझाने वाले साइंटिस्ट कौन कौन से थे, उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में। अब देखते हैं प्रकाश की प्रकृति के बारे में। तो प्रकाश की प्रकृति को समझाने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए और उन सिद्धांत के आधार पर प्रकाश की प्रकृति को समझा गया। तो सबसे पहला जो सिद्धांत दिया था वो न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने कौन सा सिद्धांत दिया, न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया, न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत। और इस सिद्धांत के आधार पर न्यूटन ने क्या बताया कि किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश उत्सर्जित होता है, वो किस रूप में होता है, कण के रूप में। किस रूप में उत्सर्जित होता है, कण के रूप में उत्सर्जित होगा। फिर इसके बाद में दूसरे साइंटिस्ट थे हाइगन्स। हाइगन्स ने अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे बोलते हैं हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। और इस सिद्धांत के आधार पर हाइगेंस ने जो प्रकाश की प्रकृति मानी वो कैसी मानी, तरंग प्रकृति मानी। और तरंगों में भी कौन सी, यहां पर मैंने अभी आपको बताई थी कि 3 प्रकार की तरंगे होती है, यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे और द्रव्य तरंगे। तो यहां पर जो हाइगेंस ने इन तरंगों को माना वो मानी थी यांत्रिक तरंगे। कौन सी तरंगे मानी, यांत्रिक तरंगे। और यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये ध्यान में रखना। इनके संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता। अब संचरण का मतलब क्या है, गमन करना। मतलब जब यांत्रिक तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो क्या चाहिए उनको, माध्यम चाहिए। अगर माध्यम नहीं होगा तो यांत्रिक तरंगे गमन नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर दूसरा सिद्धांत दिया था हाइगेंस ने, तरंग सिद्धांत दिया। और उसके आधार पर क्या माना कि प्रकाश है, किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश उत्सर्जित होता है वो तरंगों के रूप में होता है। और कौन सी तरंगे हैं, यांत्रिक तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है। क्लियर। इसके बाद में ये सिद्धांत आ गया। और तीसरा जो प्रकाश का सिद्धांत था वो दिया था मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने कौन सा सिद्धांत दिया, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। तो इसे बोला गया मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। ये तीसरा सिद्धांत था जो मैक्सवेल ने प्रस्तुत किया। तो इस सिद्धांत के आधार पर भी यहां पे कौन सी प्रकृति मानी, प्रकाश की तरंग प्रकृति। लेकिन ये वाली जो तरंगे हैं वो कौन सी तरंगे मानी गई, विद्युत चुंबकीय तरंगे। और इंग्लिश में बोलते हैं इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इनको ईएम वेव्स से भी लिखते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर है यहां पर। तो ये तरंगे मानी। अब यहां पे देखो, यांत्रिक तरंगे, उनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और यांत्रिक तरंगों की जो प्रकृति होती है वो कौन सी होती है, अनुदैर्ध्य प्रकृति होती है। ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि प्रकृति बताई थी मैंने अभी। तो यांत्रिक तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। जबकि मैक्सवेल ने अपना विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया, उसके आधार पर तरंग प्रकृति मानी कि किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। ये अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे उत्सर्जित होती है यहां से। क्लियर। चौथा सिद्धांत, अब प्रकाश की प्रकृति को समझने के लिए एक साइंटिस्ट है मैक्स प्लांक। और मैक्स प्लांक ने अपना एक सिद्धांत दिया, वो क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर दिया था।
जिसको बोलते हैं मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। ये होता है मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। अब क्वांटम सिद्धांत के आधार पर जो मैक्स प्लांक ने प्रकाश की प्रकृति मानी थी वो कणीय मानी थी, क्योंकि क्वांटा होता है वो एक कण होता है, निश्चित ऊर्जा के छोटे छोटे कण, जिनको क्या बोला गया, फोटोन। इसका मतलब मैक्स प्लांक क्या कहते हैं कि किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश उत्सर्जित होता है, वो किस रूप में उत्सर्जित होता है, फोटोन के रूप में उत्सर्जित होता है। और फोटोन होते हैं वो निश्चित ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, निश्चित ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स, ये होते हैं फोटोन। तो इस तरीके से ये चार सिद्धांत दिए गए जो प्रकाश की प्रकृति को समझने के लिए। तो यहां पर ये फोटोन होता है, इसकी प्रकृति भी कैसी होती है, कण प्रकृति होती है, कण की प्रकृति होती है। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि प्रकाश की प्रकृति को समझने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने, चार वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। अगर हम चारों का रोल देखें तो वो 25-25% है, इसका 25%, इसका 25%, इसका 25%, इसका 25%। इसमें दो साइंटिस्ट तो कह रहे हैं कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, कणीय प्रकृति होती है, और दो साइंटिस्ट कह रहे हैं कौन सी प्रकृति होती है, ये भी तरंग और ये भी कौन सी, तरंग प्रकृति। तो 50-50 हो रहा है ना। तो इस आधार पर यह माना गया कि ये चारों के चारों सिद्धांत वो प्रकाश की विभिन्न घटनाओं की व्याख्या करते हैं। यहां पर मैं घटनाओं के बारे में भी बताऊंगा आपको, क्योंकि प्रकाश की प्रकृति को समझने के लिए कुछ प्रकाशीय घटनाएं होती है, उनकी व्याख्या करनी जरूरी है, और कुछ प्रकाशीय प्रभाव हैं, उनकी व्याख्या करना भी जरूरी है। यदि प्रकाश का वह सिद्धांत जो प्रकाश की घटनाएं, कौन कौन सी घटनाएं, अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये 5 घटनाएं होती है। इन 5 घटनाओं को समझा सके वो सिद्धांत प्रकाश की सफल व्याख्या करता है। तो ये चारों सिद्धांत है वो कोई भी सिद्धांत पूर्ण रूप से इन 5 घटनाओं और कुछ प्रकाशीय प्रभाव थे, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव, जीमान प्रभाव, भ्रमण प्रभाव, इनको समझाने में सारे सफल नहीं हुए थे। कुछ की असफलता थी, फिर दूसरे ने उसको सफल किया। तो इस तरह से ये चारों सिद्धांत प्रस्तुत किए गए और इनके आधार पर प्रकाश की प्रकृति डिसाइड की गई। तो यहां पर 50-50% दो कणीय प्रकृति बताते हैं और दो तरंग प्रकृति बताते हैं। तो यहां पर प्रकाश की प्रकृति कैसी मानी गई, दोहरी प्रकृति मानी गई, जिसको बोलते हैं द्वैत प्रकृति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वैत प्रकृति। तो प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, द्वैत होती है। अब यहां पर कुछ प्रकाश की घटनाएं होती है। तो प्रकाश है वो अंडे रूप में अपनी 5 घटनाओं को प्रदर्शित करता है। ये 5 घटनाएं कौन कौन सी है, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। इन 5 ही घटनाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम प्रकाश के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ये प्रकाश की प्रकृति थी। नेक्स्ट हम प्रकाश के बारे में आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि किस तरह से हम प्रकाश को और देखेंगे। तो यहां पर मैंने अभी बताया आपको कि जो प्रकाश की प्रकृति है वो मैक्सवेल ने क्या मानी थी कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। प्रकाश और विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, अनुप्रस्थ। अब यहां पर थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो हाइगेंस है वो बोलते हैं कि प्रकाश की प्रकृति तरंग होती है और यांत्रिक तरंगे, और यांत्रिक तरंगे वो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है। लेकिन मैक्सवेल कहते हैं कि प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे, और वास्तव में विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति है, अर्थात इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। अब निर्वात क्या होता है, निर्वात का मतलब है जहां पर कोई भी वायु नहीं है, कोई भी माध्यम नहीं है, उसे बोलते हैं निर्वात। अब यहां पर जो प्रकाश तरंगे होंगी, उन प्रकाश तरंगों का सबसे अधिक वेग होता है वो निर्वात में ही होता है, और इसका जो वेग है वो निर्वात में सबसे ज्यादा होगा। और निर्वात में कितना होता है, इसकी फिक्स वैल्यू है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये वेग का मात्रक होता है। मात्रक और विमा जब हम देखेंगे मात्रकों के बारे में भौतिक राशियों के, तो उनमें मीटर प्रति सेकेंड होता है, वो किसका आता है, वेग का मात्रक। ये निर्वात में प्रकाश का वेग होता है। अब निर्वात में इसका वेग है वो क्या होगा, सबसे अधिक होता है, सबसे ज्यादा। अगर ये प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश करे, यहां पे देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात पे गौर करना। यदि प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश करे तो क्या उसका वेग बदलेगा या एक समान रहेगा, तो बिल्कुल उसका वेग बदलेगा, एक समान नहीं रहता है। यहां पर यह बोला गया है कि निर्वात में जो वेग होता है वो सबसे ज्यादा होता है, और किसी माध्यम में प्रवेश करेगा तो बदलेगा। बदलेगा इसका मतलब
घटेगा ही, हमेशा कम होगा, क्योंकि निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। तो माध्यम में इसके वेग में क्या आएगी, माध्यम में अगर इसका वेग होगा उसमें क्या होगी, कमी ही होगी, घट जाएगा। अब वो डिपेंड किस पे करेगा, जो ये वेग में कमी है, माध्यम के में वेग में कमी है प्रकाश के वेग में, वो अपवर्तनांक के आधार पर होती है। ये जो वेग में कमी माध्यम के अपवर्तनांक के आधार पर होती है, जिसको बोलते हैं रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। और इसको किससे लिखा जाता है, एन से भी लिखते हैं और म्यू से भी लिखा जाता है। ये म्यू का सिंबल है, यू बनाते हैं और इसके इधर भी ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, यू, ये इस तरीका होता है, इसको म्यू बोलते हैं। हिंदी में लिखूं तो मैं म्यू, क्लियर है। और एन से भी लिखते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक पर माध्यम में वेग है वो इसके आधार पर चेंज होता है। अब अपवर्तनांक की डेफिनेशन क्या होती है, तो यहां पर अपवर्तनांक की डेफिनेशन होगी, वो इस तरीके से डिफाइन करते हैं, अपवर्तनांक को लिखते हैं म्यू इज इक्वल्स टू निर्वात में प्रकाश का वेग बट्टे में माध्यम में प्रकाश का वेग। क्या होगा, निर्वात में प्रकाश का वेग बट्टे में माध्यम में प्रकाश का वेग। इस तरीके से अपवर्तनांक को डिसाइड किया जाता है, डिफाइन करते हैं, क्लियर है। अब यहां पर देखो, ये निर्वात में वेग है, इसको लिखते हैं सी से, स्मॉल सी से, और माध्यम में जो वेग होता है उसको लिखा जाता है स्मॉल वी से। तो इसको अगर शॉर्ट में बनाए तो क्या होगा, म्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी। ये इस तरीके से हम किसी भी माध्यम में प्रकाश का वेग निकाल सकते हैं। यदि हमें माध्यम का अपवर्तनांक पता है और अपवर्तनांक पता है तो सी की वैल्यू फिक्स होती है कितनी, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो उसके आधार पर हम किसी भी माध्यम में प्रकाश का वेग निकाल सकते हैं। तो v बराबर क्या हो जाएगा, v को इधर ले आओ और म्यू को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा v बराबर c अपॉन म्यू। क्यों, क्योंकि ये भाग में इधर आएगा बराबर के गुणा में, और ये गुणा में इधर जाके भाग में, तो ये यहां से माध्यम में वेग बन जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी माध्यम में प्रकाश का वेग फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहां पर मैं आपको एक न्यूमेरिकल के तौर पे भी बताऊंगा किस तरीके से करते हैं। अब यहां पर एक बात आती है कि निर्वात में प्रकाश का वेग ये वैल्यू फिक्स है, तो ये किसने दी, एक साइंटिस्ट किसी ने तो निकाली होगी इसकी वेग। तो एक डेनिश साइंटिस्ट है, डेनिश डच वैज्ञानिक बोलते हैं, अगर हिंदी में बात करूं, डच वैज्ञानिक है जिनका नाम है ओले रोमर। क्या नाम है, ओले रोमर, ओली भी बोल सकते हैं, ओली रोमर, ये होता है OLEROMAR, ओली रोमर। इन्होंने क्या दी थी, प्रकाश के वेग का जो मान है वो प्रतिपादित किया था 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। ओले रोमर ने सबसे पहले प्रकाश के वेग के बारे में इन्होंने ही बताया था। उसके बाद में तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे, आइंस्टीन, न्यूटन, इन्होंने भी स्टडी करी थी। तो ठीक है, इस तरीके से करते हैं। अब इसके बाद में हमारा एक टॉपिक होता है कि प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश के व्यवहार के आधार पर वस्तुओं की प्रकृति क्या होती है। प्रकाश की प्रकृति और व्यवहार के आधार पर जो वस्तुएं होती है वो कौन कौन सी होती है। तो उनमें कौन कौन सी वस्तुएं आती है, उनमें आती है, एक तो आती है सबसे पहले पारदर्शी, अपारदर्शी, फिर अर्धपारदर्शी वस्तुएं, और ल्यूमिनस बॉडीज भी बोलते हैं, और नॉन ल्यूमिनस भी होती है, जिनको हम बोल सकते हैं जो प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुएं होती है। तो नेक्स्ट हम इसको देखते हैं कि व्यवहार के आधार पर वस्तुओं के प्रकार, प्रकाश के व्यवहार के आधार पर। तो प्रकाश के व्यवहार के आधार पर, है ना, प्रकाश की प्रति व्यवहार के आधार पर देखते हैं प्रकार, वस्तुएं कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं ल्यूमिनस, LUMINOUS, ल्यूमिनस बॉडीज। ल्यूमिनस की बात करें तो इसको बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होती है, वे वस्तुएं जो चमक उत्पन्न करती है। क्लियर है, प्रकाश की प्रकृति के आधार पर जो चमक उत्पन्न करे वो ल्यूमिनस। कौन कौन से होगा, बल्ब और सूर्य, बल्ब और सन, ये इसमें आ जाएंगी, ट्यूबलाइट वगैरह। दूसरी होती है नॉन ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। तो नॉन ल्यूमिनस को बोलते हैं अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तु में कौन कौन सी आती है, कुर्सी, मेज, ये डस्टर, डस्टर ये भी नॉन ल्यूमिनस है, चमक थोड़ी उत्पन्न कर रहा है, तो इसमें हम ले सकते हैं कुर्सी, मेज, चेयर, जो भी है, मार्कर, ये सारी इसमें ले लेंगे क्योंकि जिनमें चमक उत्पन्न नहीं होती। तीसरी होती है, इसको बोलते हैं ट्रांसल्यूशेंट, ट्रांसल्यूशेंट बॉडीज। ट्रांसल्यूशेंट को बोलते हैं अर्ध पारगम्य, ठीक है, या अर्ध पारगम्य वस्तुएं कौन सी होती है। तो अर्ध पारगम्य जिनमें से प्रकाश आधा अधूरा निकले,
वे वस्तुएं जिन पर प्रकाश आपतित करने पर प्रकाश का कुछ भाग तो क्या हो जाता है, अवशोषित। इनमें कुछ भाग तो अवशोषित होगा और कुछ भाग क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और कुछ भाग बाहर निकलता है। तो ऐसी वस्तुएं कौन सी कहलाती है, ट्रांसल्यूसेंट बॉडीज कहलाती हैं। इसका एग्जांपल है तेल लगा हुआ कागज। अगर आप तेल लगा हुआ कागज लोगे तो उसमें से कुछ भाग प्रकाश का अवशोषित हो जाता है और कुछ बाहर की ओर चमकने लगता है। चौथी आती है पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट को बोलते हैं पारगम्य। वे वस्तुएं जिनमें से प्रकाश आर पार चला जाए। पारगम्य वस्तुएं जैसे कांच, पानी, एग्जाम्पल के लिए ये वस्तुएं होती है कांच और पानी, ये इसकी वस्तुएं आ जाती है। फिर इसके बाद में आती है कौन सी, ओपेक बॉडीज। ओपेक मतलब अपारगम्य। अपारगम्य बॉडीज कौन से थे, ओपेक, OPAQE, ओपेक बॉडीज। इनमें कौन कौन सी आती है, सारी की सारी सभी धातुएं। धातुएं होंगी वो ना तो चमक उत्पन्न कर पाती हैं, चमक तो हो सकती है इनमें, किसी में जैसे सोना होता है चमकता रहता है, तो ये धातुएं होती है, लेकिन इनमें से प्रकाश पारगमित नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम प्रकाश की प्रकृति के आधार पर, व्यवहार के आधार पर वस्तुओं को अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, इसी तरीके से हम आपको पढ़ाते रहें, आगे बढ़ते रहें, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। साथ में वो घंटी वाला बटन है वो भी दबा दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।